नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 18 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन रिजर्वेशन वाला जो बिल था वो डिफीट हो गया लोकसभा में। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे मूवीज के लीक होने से संबंधित। मूवीज की पायरेसी हो जाती है, लीक हो जाती हैं, तो इससे मूवीज इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाल ही में विजय तमिल सुपरस्टार है, उनकी मूवी लीक हो गई और इस कंटेक्स्ट में यह आर्टिकल आया है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट है, वहां पे ना बॉयलर पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से ना 10 वर्कर्स की डेथ हो गई और बहुत सारे वर्कर्स बेचारे झुलस गए। अब ये देखो, बॉयलर जो टर्म है ना बहुत बार सुर्खियों में आती है। बॉयलर का मतलब क्या होता है? देखो, बॉयलर ना एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर जैसा वेसल होता है। बहुत बड़ा, जैसे प्रेशर कुकर तो छोटा सा होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, लेकिन होता वैसा ही है। बहुत बड़ा वेसल जिसमें ना काफी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि जो पानी है ना उसके अंदर वो स्टीम में तब्दील हो जाए और स्टीम जो है फिर वो टरबाइन को मूव करे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये बॉयलर होता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है स्टीम को जनरेट करने के लिए और प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। अब ये इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर वाला वेसल अगर फट जाए तो सोच के देखो कितना ज्यादा नुकसान होगा आसपास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको। और यही दुखद हादसा हुआ छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में। अब देखो, ये जो हादसे होते हैं ना, इंडस्ट्रियल डिजास्टर होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर, एक केमिकल डिजास्टर। अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर तो ऐसे होते हैं जैसे बॉयलर फट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, या फिर कोई मशीन वगैरह गिर गई, मशीन ने एकदम से काम करना बंद कर दिया, हाथ आ गया, ये सब इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं। अब इनसे भी नुकसान होता है लेकिन नुकसान फैक्ट्री के कंपाउंड तक सीमित होता है। आग लग गई, वर्कर्स को इंजरी आ गई, इमीडिएट डेथ हो गई। और इन हादसों को प्रिडिक्ट करना रिलेटिवली आसान होता है। अब मशीन धीरे धीरे खराब हो रही है, भाई पता लग जाएगा ना, रेगुलर चेक करोगे तो पता लग जाएगा मशीन खराब हो रही है, उसे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन दूसरे तरह के डिजास्टर्स होते हैं केमिकल डिजास्टर्स। जैसे देखो, जहरीली गैस या फिर जहरीला केमिकल जो है वो लीक हो गया और आसपास पानी में फैल गया, लोगों ने पानी पी लिया, नुकसान हो गया। या फिर गैस जो थी, जैसे भोपाल हादसा हुआ था, गैस हवा में चली गई, लोगों ने सांस ली, रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन्स हैं वो खराब हो गए। तो ये होता है केमिकल डिजास्टर। केमिकल डिजास्टर देखो ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनके बारे में पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और केमिकल रिएक्शन आपको पता है बहुत तेजी से होता है। ये कुछ प्रमुख हादसे हैं जो इतिहास में भारत में हुए हैं, जैसे चसनाला माइनिंग डिजास्टर। अब क्या हुआ था, धनबाद कोल माइनिंग में ना 350 मजदूर माइनिंग कर रहे थे और वहां पे पानी आ गया एकदम से और उनकी डेथ हो गई। फिर 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें क्या हुआ था, इसमें यूनियन कार्बाइड प्लांट था और वहां से ना मिथेन आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी और वर्ल्ड के सबसे खतरनाक डिजास्टर्स में से एक था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। फिर शिवकाशी फायरवर्क्स एक्सप्लोजन, पटाखों बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई थी। विशाखापट्टनम गैस लीक, स्टायरीन गैस लीक हो गई थी, उस समय पॉलीमर के एलजी पॉलीमर प्लांट से लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं उनके रीजंस क्या हैं? रीजंस आप देख लीजिए, यूपीएससी रीजंस पे फोकस करती हैं। सबसे पहले वीक इंस्पेक्शन एंड ओवरसाइट। अब जो देखो, ये जो बॉयलर होता है ना, बॉयलर के बारे में मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में, जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अब बॉयलर की जो इंस्पेक्शन है ना साल में एक बार होती है। भाई बॉयलर में टेम्परेचर प्रेशर तो हर घंटे चेंज होता है और आप इंस्पेक्शन कर रहे हो साल में सिर्फ एक बार? नहीं, डे टू डे इंस्पेक्शन होनी चाहिए बॉयलर की। क्या कंडीशन है, क्या फट सकता है, क्या कमजोर पड़ रहा है, क्या, पहली चीज। दूसरा, इंसेंटिव स्ट्रक्चर। देखो, मान लो बॉयलर है या फिर दूसरी मशीन है, आप ना उसको अगर बंद करके रखते हो ना तो फैक्ट्री मालिक को होता है नुकसान, क्योंकि वर्कर्स की सैलरी तो जा रही है, फैक्ट्री का रेंट तो जा रहा है, तो सारे पैसे तो उसके लग ही रहे हैं।
तो किसी भी फैक्ट्री में ना मशीन अगर बंद पड़ती है ना तो उसको डाउन टाइम माना जाता है और फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी के लिए काफी खराब माना जाता है। इसलिए ना मशीन को बंद करने ही नहीं देते फैक्ट्री मालिक, लगातार मशीन चलती रहती है। लेकिन इसी चीज में फिर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और सरकार भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के चक्कर में ना कई बार अनवांटेडली सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। जैसे सरकार कहती है कि फैक्ट्री मालिकों को कि आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दो, आपको ना सरकारी ऑफिसर्स तंग नहीं करेंगे। वैसे तो देखो जरूरी भी है, लेकिन भारत जैसे देश में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का ना गलत फायदा उठाते हैं, ईमानदार नहीं है। वो सेल्फ सर्टिफिकेशन को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मानते हैं। अगर लोग फैक्ट्री मालिक ईमानदार हों, सेल्फ सर्टिफिकेशन ठीक ठाक देख के करें तो कितना बढ़िया हो। फिर नेक्स्ट है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पुरानी जो मशीन्स हैं उनके ऊपर ही बर्डन डाला जाता है, कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके। उन मशीनों की इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी लगातार उनसे काम करवाया जाता है, फिर वो स्ट्रक्चर फेल हो जाता है और एकदम से डिजास्टर आ जाता है। फिर है वल्नरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। अब देखो जो मजदूर माइग्रेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको हायर किया गया है, उनके पास में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। उनको बोला जाता है इन मशीनों पे तुम काम नहीं करोगे तो काम से निकाल दिया जाएगा। वो बेचारे कहां जाएं आप बताओ। और मशीनों पे काम करने के लिए जो मैनुअल दिया जाता है ना कि ये कागज, ये नोट्स हैं, इनको देख के काम करो, वो मैनुअल भी काफी बार ना अलग लैंग्वेज में होता है और जो वर्कर्स काम करते हैं वो अलग लैंग्वेज जानते हैं। पुणे और संगारेड्डी के डिजास्टर से ये हमने सीखा कि मजदूरों को मैनुअल दिया गया था लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में था। फिर नेक्स्ट अभी ना एक कोड आया था 2020 में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अब इस कोड में ये मेंशन है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ना, यानी जो फैक्ट्री का मालिक है, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो इससे भी थोड़ा डर जो है वो खत्म हुआ है। फिर कुछ ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से संबंधित, जैसे ILO कन्वेंशन 155 है। ये कन्वेंशन कहती है जो मेंबर कंट्रीज है ना वो नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज बनाएंगे। ILO को ही कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन नंबर 174 है। ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए है कन्वेंशन। फिर UNEP गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस कहती हैं कि हजार्डस केमिकल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको सेफली हैंडल करना है, इससे संबंधित है UNEP की गाइडलाइंस। फिर OECD केमिकल एक्सीडेंटल प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है ना डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करता है। फिर सेंडई फ्रेमवर्क है। सेंडई फ्रेमवर्क जो है ये देखो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स को कवर करता है, साथ के साथ नेचुरल डिजास्टर्स को भी कवर करता है। ये तो फेमस है सेंडई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। हमारे देश में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ये हजार्डस प्रोसेसेस के लिए सेफ्टी प्रोविजंस करता है। माइंस एक्ट 1952 एंड प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 है, ये माइनिंग और प्लांटेशन सेक्टर्स में सेफ्टी की बात करता है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में लाया गया था। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है, ये हजार्डस इंडस्ट्रीज यानी खतरनाक जो इंडस्ट्रीज है ना उनके लिए कंपलसरी इंश्योरेंस की बात करता है। नेशनल सेफ्टी पॉलिसीज 2009 है, ये वर्क प्लेसेस पे सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करता है। और 2020 की ये जो कोड है ये तो सभी लेबर सेफ्टी लॉज को कंसोलिडेट करता है। बस इसमें एक गैप ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी लायबिलिटी नहीं है। फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात की जाती है राइटर के द्वारा। वे फॉरवर्ड में यह बोला जाता है कि भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स होने चाहिए बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर ऐसे सेंसर होने चाहिए कि अगर बॉयलर खराब हो रहा है एक लिमिट से ज्यादा तो वो सेंसर अलर्ट कर दें कि भाई बॉयलर को चेंज करो या फिर मेंटेनेंस करवाओ। कंटिन्यूअस सेफ्टी ऑडिटिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि साल में एक बार। और मान लो मशीन एक लेवल से ज्यादा अगर घिस गई है, खराब हो गई है, तो ऑटोमेटिक प्लांट शटडाउन हो जाना चाहिए। फिर OSH कोड जो है इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी जो रोजगार दे रहा है फैक्ट्री का मालिक है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करो। फैक्ट्री मालिक क्या सोचते हैं, मशीन को बंद किया तो मतलब नुकसान,
लेकिन सरकार क्या कर सकती है? सरकार सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ना टैक्स इंसेंटिव दे सकती है कि जो हफ्ते में एक बार अपनी मशीनें चेक करवाएगा, बेशक मशीन को बंद करना पड़े, उसको हम टैक्स में रिबेट देंगे। ये कल्चर हम ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिजिटल ट्विन्स एंड एआई प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है ना, वो इक्विपमेंट थक रहा है, फेल हो रहा है, इस चीज को पहले से डिटेक्ट कर लेती है, तो ना फेलियर होता ही नहीं है इक्विपमेंट। समझ गए? तो इस प्रकार से ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल सेफ्टी से संबंधित। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, कौन सी गैस लीक हुई थी? फिर 1991 का ये जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, किस लिए लाया गया था? ये तो आसान है, थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चंस ना चाइल्ड लेबर से संबंधित पूछ लिया था यूपीएससी ने। इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन दी गई थी क्वेश्चन में और पूछ लिया गया था किससे रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड थी, तो ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ये भी आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चंस पास्ट में यूपीएससी ने पूछ रखे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। द ट्रांजिशन फ्रॉम रेगुलेटरी ओवरसाइट टू सेल्फ सर्टिफिकेशन इन परस्यूट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पे आप ये फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वाला भी एग्जांपल दे सकते थे। लेबर एंड गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। परिवर्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी ओवरसाइट वर्सेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबिलिटी, प्रिवेंटिव सेफ्टी कल्चर, ये सब आप यूज कर सकते हो। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये हिंदी में हो जाए तो सही है। देखो, मैं कोशिश कर सकता हूं यार, कोशिश कर सकता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो देखो मूवीज के ना लीक होने से संबंधित है। मूवीज के लीक होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 कॉपीराइट और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, वहां से भी कॉपीराइट जो है, पेटेंट कॉपीराइट, वहां से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जन नायकन ये मूवी है विजय की। विजय फेमस एक्टर हैं, तमिल सुपरस्टार हैं, और इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एच विनोद के द्वारा, जन नायकन। अब ये जो मूवी थी ना, इनकी काफी एम्बिशियस मूवी थी। राजनीति में ये एंट्री कर रहे हैं और ये चाहते थे कि मेरी एंट्री से पहले ये मूवी जो है वो रिलीज होनी चाहिए। बट भाई सेंसर बोर्ड ने ना इस मूवी को लटका दिया। सेंसर बोर्ड ने ना समय रहते, मतलब टाइम पे, इस मूवी को अप्रूवल नहीं दिया और मूवी लटक गई। लेकिन उससे भी ज्यादा इस मूवी के साथ क्या हुआ, ये मूवी थिएटर में आती उससे पहले ही मूवी लीक हो गई। अब जाहिर तौर पे देखो, थिएटर में आने से पहले ही कोई मूवी लीक होती है, तो किसने लीक की है आप देख सकते हो। या तो सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से लीक हुई है, मतलब उन्होंने किसी के साथ में शेयर की, या फिर बोर्ड के अंदर ही कोई ऐसा पर्सन था जिसने लीक कर दी। क्योंकि मूवीज अगर देखो थिएटर में आने के बाद रिलीज होती है तो समझ में आता है, या ओटीटी के आने के बाद अगर मूवी लीक होती है तो समझ में आता है। लेकिन अभी तो थिएटर में ही नहीं आई, उससे पहले ही लीक हो गई, तो इसका मतलब तो सेंसर बोर्ड को दी गई थी मूवीज अप्रूवल के लिए, लेकिन वहीं से शायद लीक हो गई। अब 6 लोगों को तमिलनाडु की पुलिस ने अरेस्ट किया है जिनके ऊपर आरोप है कि आपने मूवी को लीक किया। लेकिन राइटर बोलते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने मूवी को फॉरवर्ड किया। जैसे अब महेश के हाथ में मूवी लग गई, महेश ने कहीं से डाउनलोड कर ली, अब महेश ने रमेश को दे दिया, रमेश ने दिनेश को दे दिया, दिनेश ने सुरेश को दे दिया। अब ये जिसने मूवी अपलोड की थी उसको नहीं अरेस्ट किया गया है, जिसने आगे आगे देखने के लिए फॉरवर्ड की ना उसको अरेस्ट किया गया है। तो ये मेजर कल्प्रिट नहीं है, समझ गए। फिर राइटर बोलते हैं देखो हर साल ना 22,400 करोड़ का एनुअल लॉस होता है मूवीज के लीक होने की वजह से, पायरेसी की वजह से। और अब मूवी लीक हो गई तो ये जैसे जन नायकन मूवी थी, ये लीक हो गई, अब मामला कोर्ट में जाएगा। बट कोर्ट में ये पायरेसी वाले जो केस है ना सीरियसली परस्यू नहीं किए जाते हैं। इवन यूएस भी बोलता है कि हमारी जो मार्केट है ना, इंडिया की जो मार्केट है, नोटोरियस मार्केट है मूवी लीक्स के मामले में। अब जन नायकन जो मूवी थी ये तो देखो केवीएन प्रोडक्शन, बड़ा प्रोडक्शन है, उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस मूवी में। तो हो सकता है कि इस मूवी की पायरेसी से संबंधित जो जांच है वो तो सीरियसली हो जाए, क्योंकि राजनीति में भी एंट्री हो चुकी है इनकी, विजय की। तो वो बोलेंगे कि देखो भाई मेरे साथ गलत हुआ, जानबूझ के मेरी मूवी को रिलीज नहीं होने दिया, वो ऑलरेडी बोल भी रहे हैं। तो हो सकता है इस मूवी की जांच हो जाए। लेकिन बाकी मूवीज
जब लीक होती हैं, उनकी पायरेसी होती है, तो उतना सीरियस नहीं लिया जाता है। ये देखो, कॉपीराइट एक्ट है। ये कॉपीराइट एक्ट 1957 बहुत पुराने जमाने का है भाई। उस समय तो इंटरनेट कुछ था ही नहीं। फाइन भी सेक्शन 63, सेक्शन 63A में 2 लाख तक का फाइन और 3 साल तक की सजा। और हर नेक्स्ट पायरेसी पे पेनल्टी जो है वो सेम रहती है, इंक्रीज नहीं होती। अब कोई पर्सन एक बार उसने पायरेसी की, छूट गया, अगली बार भी इतना ही फाइन लगेगा। लेकिन ये बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें ये बोला गया मैक्सिमम फाइन जो होगा वो ऑडिटेड ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट का ना 5% होगा। जैसे मान लो 200 करोड़ की फिल्म है, तो पायरेसी की तो 5% यानी 10 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। और इसमें लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर दी गई। इवन वो लोग जो मूवीज को, पायरेटेड मूवीज को फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, उनकी भी लाइबिलिटी है। आप भाई गलती से भी कोई लिंक फॉरवर्ड मत कर देना क्योंकि पता लगे आप फंस जाओ। यार देखो, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ना, जन विश्वास वाला। होता क्या है, आमतौर पे ये नॉर्मल है, चलता है वाला एटीट्यूड होता है जनता का कि यार दुनिया डाउनलोड करती है, मैं भी डाउनलोड कर लूंगा तो क्या होगा। लेकिन जब फंसने की बारी आती है ना, तो दुनिया नहीं फंसती। जिसकी किस्मत खराब होती है ना, वही फंस जाता है। आपने देखा ही होगा। अच्छा, एक चीज है, ये जो मूवीज वाले हैं ना, ये डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट यानी DRM टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि देखो OTT प्लेटफॉर्म से ना मूवीज लीक ना हो। लेकिन जो ये पायरेटर होते हैं ना, मूवीज पायरेसी करने वाले, ये बहुत चालाक हो गए हैं। ये इवन DRM टेक्नोलॉजी को भी डिफीट कर देते हैं और OTT से HD क्वालिटी का जो वर्जन है वो लीक कर देते हैं। थिएटर्स में मूवीज को लीक करना रिलेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि थिएटर्स वालों के साथ में ना, एक थिएटर्स वालों को मूवी शेयर की जाती है इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव में। तो वहां से अगर कोई कॉपी भी करता है ना, तो पता लग जाता है सप्लाई चेन में किसने कॉपी की है। डिटेक्टिव टूल होते हैं, इसलिए थिएटर्स में मूवीज को लीक करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। और जन नायगन केस में तो भाई मूवीज थिएटर में आने से पहले ही रिलीज हो गई। और ये जो आप पूछोगे सर मूवीज वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, तो इनको तो पकड़ना आसान होना चाहिए ना, वेबसाइट पे डाल दी, पता लग जाएगा कौन ऑपरेट कर रहा है। नहीं यार, ये वेबसाइट वाले हैं ना, ये डोमेन होपिंग करते हैं। डोमेन होपिंग समझते हो? डोमेन होपिंग मतलब एक वेबसाइट पे मूवी डाल दी और तुरंत सरकार ने उसको हटाने का ऑर्डर दिया, तुरंत उन्होंने डोमेन चेंज कर दिया, नया डोमेन ले लिया, फिर नया डोमेन ले लिया। भाई अथॉरिटीज इतना तेजी से नहीं भागती जितना तेज ये लोग होते हैं। नया नया डोमेन लेके नई वेबसाइट बना के तुरंत के तुरंत डालते रहते हैं मूवीज। तो एक बार मूवी पब्लिक में चली गई ना, फिर उसको कंट्रोल करना, उसे हटाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि रमेश से गई महेश, महेश से सुरेश, सुरेश से दिनेश, वो मूवी आगे आगे चलती रहती है, फ्री वाला वर्जन, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कोचिंग सेंटर्स के नोट्स एक बार पब्लिक में आ गए, एक बार पब्लिक में आ गए तो फिर भाई मतलब कितना ही कॉपी स्ट्राइक लगवा ले कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो नोट्स घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। PW ओनली IAS के साथ ये दिक्कत नहीं आती। देखो ओनली IAS के समय से ही मैं तो हमेशा से इस चीज का पक्षधर रहा हूं, नोट्स बच्चों को हमेशा फ्री में दो। मेरी इस चीज को लेके ना टीम के साथ में काफी बार वो भी हो जाती है, सर आप सब कुछ फ्री में दे देते हो। मैंने कहा यार नोट्स मतलब जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे इतना सब कुछ फ्री मिलता है, अगर कोई सीरियस एस्पायरेंट हो तो तैयारी आराम से कर सकता है। फिर अगर देखो मान लो मूवी लीक हो गई, मान लो महेश ने एक मूवी बनाई, महेश की मूवी लीक हो गई, तो उसके पास में क्या कर सकता है वो? ये कुछ उपाय हैं। जैसे आजकल ना एंटी पायरेसी फर्म्स हैं, उनका काम ही ये है कि मूवी लीक हो गई है तो उसे कंट्रोल करवाना। तो ये ना जैसे ही मूवी लीक होती है ना, जैसे AI प्लेक्स जैसी फर्म्स हैं वो हरकत में आती हैं, वो जल्दी जल्दी टेलीग्राम और जितनी भी वेबसाइट वगैरह हैं उनको नोटिस देती हैं कि इनको हटाओ, जल्दी से हटाओ, तो जल्दी जल्दी उनको हटवाया जाता है। लेकिन हटवाना एक लेवल के बाद फिर डिफिकल्ट हो जाता है। डायनामिक इंजंक्शन होता है हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट ना ऑर्डर दे देती है कि जो भी URL हैं उनसे लिंक जो है मूवीज के हटवाए जाएं, और हाईकोर्ट ये बोल के छोड़ देती है कि क्योंकि देखो लिंक तो नए नए आते रहते हैं ना, डोमेन होपिंग करते हैं पायरेटर्स जो होते हैं, एक डोमेन से नए डोमेन में डालते रहते हैं। मान लो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन 10 लिंक से मूवी हटा दो, लेकिन थोड़ी देर बाद 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां नए नए लिंक आते रहेंगे। हर बार कोई मूवी प्रोड्यूसर हाईकोर्ट थोड़ी ना जाएगा, तो हाईकोर्ट
ये कह के छोड़ देता है कि इसके बाद में भी जो भी यूआरएल पे मूवीज आएगी उनको ब्लॉक कर दो। ये डायनामिक रहती है लिस्ट, समझ गए? तो ये सब इनके पास में रिमेडीज होती हैं और ये कीवर्ड्स है, आप यूज कर सकते हो। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को आप। ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद लास्ट जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे ये है वुमेन रिजर्वेशन बिल से संबंधित। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिफीट हो गया, क्योंकि इसको पास करवाने के लिए ना स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, संविधान को अमेंड करता था ये बिल, लेकिन बिल जो है वो डिफीट हो गया। रूलिंग पार्टी के पास में स्पेशल मेजोरिटी नहीं है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका, और इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट थे 528, इनका 2/3 बनता है 352 वोट्स वुमेन रिजर्वेशन बिल के फेवर में थे सिर्फ 298 वोट्स अगेंस्ट 230। तो बिल जो था वो डिफीट हो गया। राइटर बोलते हैं देखो ये 2/3 जो मेजोरिटी का प्रोविजन था ना, ये बहुत सोच समझ के रखा गया था, और अंबेडकर जी का उनकी फोरसाइटनेस ये थी, उनकी दूरदर्शिता थी कि भाई कोई भी सिंगल गवर्नमेंट जिसके पास थोड़ी थिन मेजोरिटी हो, ऐसा नहीं कि वो संविधान को चेंज कर दे, तो स्पेशल मेजोरिटी होगी तो संविधान को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, और कंसेंसस बनाने की कोशिश करेगी सरकार बाकी पार्टीज के साथ भी। तो 3 बिल सरकार लेके आई थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला बिल डिफीट हो गया, तो बाकी जो बिल थे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तीनों बिल जो थे, डीलिमिटेशन वाला, वुमेन रिजर्वेशन वाला, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, तीनों जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, एक डिफीट हुआ, सरकार ने 2 वापस ले लिए। देखो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड वाला डिबेट तो हमने सुना ही था कि 2011 के सेंसस के आधार पे अगर डिलिमिटेशन होगा तो साउथ की जो सीट्स थी रिलेटिवली घट जाएंगी, उन्होंने पॉपुलेशन स्टेबल किया है, और नॉर्थ में सीट्स बढ़ जाएंगी। ये हमने जो एस्पेक्ट था वो डिस्कस किया था। अब इस मुद्दे पे एक बयान दिया गया अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, वर्बल एश्योरेंस दिया गया कि साउथ का जो शेयर है प्रोपोर्शनल रहेगा अगर लोकसभा की सीट्स इंक्रीज होती हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम एक काम कर सकते हैं, 50% यूनिफॉर्म इंक्रीज कर देंगे सीट्स का हर एक स्टेट में। जैसे हरियाणा की सीट 10 है तो 15 हो जाएगी, मतलब जिनकी जितनी सीट्स हैं, यूपी की 80 हैं तो 120 हो जाएंगी। सारे स्टेट्स की सीट 50% इंक्रीज कर देंगे तो साउथ का शेयर उतना ही रहेगा। ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला। उन्होंने 1 घंटा का एडजमेंट भी मांगा। उन्होंने बोला कि 1 घंटा आप हमें दे दीजिए, हम बिल को रीड्राफ्ट करके आपको दे देते हैं। लेकिन विपक्ष नहीं माना और बिल डिफीट हो गया। राइटर का यह कहना है कि यार एक बात बताओ, सरकार ये चीज बिल में भी लिख के दे सकती थी। सरकार ये चीज बिल में लिख के दे देती तो नौबत ही नहीं आती, क्योंकि मेजर रीजन बिल के डिफीट होने का तो ये था ना कि साउथ का जो शेयर है वो कम हो जाएगा। लेकिन अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि शेयर कम नहीं होगा, हम इक्वली 50% सभी स्टेट्स की सीट इंक्रीज कर देंगे। बट राइटर बोलते हैं कि देखो बातों से कुछ नहीं होता। आमतौर पे कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट ये थोड़ी ना सुनता है कि एश्योरेंस दिया गया था होम मिनिस्टर के द्वारा हाउस में, नहीं, कोर्ट इन सब चीजों को नहीं मानता। तो ये चीज ना सरकार को बिल में लिखनी चाहिए थी बजाय बोलने के। इतना इंपॉर्टेंट बिल था तो उनको समझदारी से बिल को ड्राफ्ट करना चाहिए था, क्योंकि आज के समय में देखो सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में ना मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है कि विपक्ष ना सरकार की किसी भी बात पे ना यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि भाई जो कहना है आप लिख के दो, तो बिल में वो चीज लिख देनी चाहिए थी। और ये जो वुमेन रिजर्वेशन वाला बिल था ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको डिलिमिटेशन के साथ में लिंक ही नहीं करना चाहिए था। जो आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, कल या परसों डिस्कस किया था, डिलिमिटेशन के साथ में इसको लिंक नहीं करना चाहिए था, इसको अलग से इंप्लीमेंट कर दो। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जब देखो सेंसस होने वाला था 2026-23 का, तैयारी हो चुकी है इस सेंसस की, तो फिर सरकार 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन क्यों करवाना चाहती थी? 3 बिल सरकार क्यों लेके आई?
राइटर कहते हैं देखो, हो सकता है कि ये विपक्ष को कंफ्यूज करने की कोशिश हो, विपक्ष को डिवाइड करने की कोशिश हो, कि बिल विपक्ष डिफीट करवा देगा और विपक्ष के ऊपर टैग लग जाएगा कि वो एंटी वुमेन है। तो इसमें कुछ कुछ राजनीति भी इन्वॉल्व है, लेकिन विपक्ष को भी बिल को डिफीट होने के बजाय, मतलब विपक्ष को यह मांग करनी चाहिए थी कि भाई ज्वाइंट कमेटी के पास में भेज दो और रीड्राफ्ट करके फिर से ले आते हैं, लेकिन विपक्ष ने भी डिफीट करवा दिया। विपक्ष के अलग मुद्दे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार कास्ट सेंसस को अवॉइड करना चाहती है, इस वजह से 2011 के सेंसस पे सरकार डिलिमिटेशन करवाना चाहती है। तो विपक्ष के अलग आर्गुमेंट्स हैं। विपक्ष के बीच में एकजुटता देखने को मिली जो हमारे आंसर राइटिंग के लिए यूजफुल नहीं है। और तेलुगु देशम पार्टी, एआईडीएमके पार्टी, ये दो पार्टीज इन्होंने बिल को सपोर्ट किया, बावजूद इसके कि इन दोनों स्टेट को नुकसान होता अगर 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होता। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में राइटर ये सब बोलते हैं, पहले ना आप 2026-23 का सेंसस कंप्लीट करवा लो, वुमेन रिजर्वेशन बिल को आप सेपरेटली पास करो, इसको डीलिमिटेशन से लिंक मत करवाओ, और डीलिमिटेशन बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजो और जेन्युइन कंसेंसस आप बनाने की कोशिश करो विपक्षी पार्टीज के साथ भी। समझ गए? तो ये वे फॉरवर्ड है। तो इस आर्टिकल में ये कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो: डेमोग्राफिक पेनल्टी, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डीलिमिटेशन डायलेमा, फ्लोर कोऑर्डिनेशन, स्मोक एंड मिरर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। ये कोट हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। डेमोग्राफी शुड नॉट बिकम ए डेस्टिनी दैट डिवाइड्स आवर डेमोक्रेसी। ये टी कृष्णाचारी इन्होंने भी चेतावनी दी थी कि लोकसभा में अगर साउदर्न स्टेट्स की अंडर रिप्रेजेंटेशन रहती है तो फिर देखो वो लोग विरोध करेंगे और उनको हमेशा लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम टैक्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन उतना रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिलता है। तो फेडरल बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए भाई, इससे देश टूट सकता है। ये क्वेश्चन वैसे 2012 का आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, लेकिन एक बार फिर से देख सकते हो। ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।